गुड मॉर्निंग। आज थर्सडे मॉर्निंग है और ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं क्लास ट्वेल्थ के लिए। क्लास ट्वेल्थ में ऑप्टिक्स मैंने स्टार्ट किया था, रे ऑप्टिक्स पे बात कर रहे थे और रे ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन में हमने क्या किया था, प्लेन मिरर में अलग अलग तरह के क्वेश्चंस कैसे आते हैं इस पे हमने बात कर लिया था। प्लेन मिरर है, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, अलग अलग क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो हमने क्या किया था, देख लिया था प्लेन मिरर को। आज क्या करना है, अपने को स्फेरिकल मिरर स्टार्ट करना है। अब ये स्फेरिकल मिरर कोई नया आपके पास, ये कोई नया चीज़ नहीं है, तो मैं थोड़ा फास्ट ले जाऊंगा। फास्ट इसलिए रखूंगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपने नाइन्थ में टेंथ में कभी तो पढ़ रखा होगा। तो आज हम क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर बनाएंगे कैसे, तो स्पीयर से काट के बनाएंगे। क्या करते हैं, एक स्पीयर, पहले तो स्क्रीन शेयर करते हैं। हम क्या करते हैं ना, एक स्पीयर इमेजिन कर लो, ऐसा कोई स्पीयर था, ठीक है, ऐसा कोई स्पीयर है हमारे पास। और ये जो स्पीयर है, इस स्पीयर को क्या करते हैं, यहाँ से ऐसे कट कर देते हैं। जो स्पीयर था इसको हमने क्या कर दिया, इस तरह से कट कर दिया। अब स्पीयर को जब आप कट कर दोगे और कट करके इसको बाहर निकालोगे, और क्या कर सकते हैं, पॉलिशिंग कर सकते हैं। अगर ये जो एंड था इसको अगर मैंने बाहर निकाल दिया, ये जो एंड है इसको मैंने ऐसे बाहर निकाल दिया, ठीक है, और मैंने क्या कर दिया, पॉलिशिंग कर दिया। अब मैं अगर कुछ ऐसा पॉलिश करूं, बाहर के सरफेस को पॉलिश करूं, जिससे क्या हो जाए, ये अंदर का सरफेस रिफ्लेक्शन के लिए फ्री हो जाए, या एक केव टाइप का स्ट्रक्चर दिखना स्टार्ट हो जाए, तो इस तरह के मिरर को हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। बात समझ में आ रहा है। स्फेरिकल मिरर हम बात कर रहे हैं, स्फेरिकल मिरर में कुछ बेसिक डेफिनेशंस है, उसको मैं याद दिला देता हूँ, ऐसा कोई इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। स्फेरिकल मिरर में क्या होगा, कॉनकेव मिरर कैसे बनाया, जब हमने बाहर के सरफेस को पॉलिश कर दिया और अंदर का सरफेस फ्री है रिफ्लेक्शन के लिए, उस तरह के मिरर को हमने बोला कॉनकेव मिरर। अच्छा, इसी मिरर को अगर ऐसे अंदर से पॉलिश कर देते और बाहर का सरफेस फ्री हो जाता है रिफ्लेक्शन के लिए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। तो दो तरह का स्फेरिकल मिरर होगा, पहला है कॉनकेव मिरर, दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर। अब यहाँ पर कुछ बेसिक डेफिनेशंस है जो शायद आपको याद हो। सिंस ये जो मिरर है, ये जो मिरर्स है कॉनकेव या कॉन्वेक्स, उसको एक स्पीयर से कट करके बाहर निकाल रहे हैं, तो जिस स्पीयर से कट करके उसको बाहर निकालेंगे, जिस स्पीयर से उसको कट करके बाहर निकालेंगे, उसके रेडियस को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। जिस स्पीयर से आपने मिरर को कट किया होगा, उसके रेडियस को हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और उसके सेंटर को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये आर रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, और उसका जो सेंटर है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड जो अपने को डिफाइन करना है वो है पोल। अब आज से पहले तक आपने ये पढ़ा होगा कि पोल क्या होता है। तो जैसे 9th 10th के जो स्टूडेंट्स को बताते थे, उसमें ये बोलते थे कि पोल जो है वो मिरर का सेंटर होता है, ठीक है। पोल के बारे में जब बात करते थे तो ये बोलते थे कि जो पोल होगा वो मिरर का सेंटर होगा, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है। पोल का मतलब क्या हो गया, मान लो मैंने ये जो मिरर, पोल एक तरह से हमारे पास रेफरेंस पॉइंट है। पोल के बारे में अगर आप लिखोगे तो पोल क्या है, पोल हमारा रेफरेंस पॉइंट है। अब क्वेश्चन में रेफरेंस पॉइंट का सिलेक्शन ऐसे करना होता है जिससे मेरा क्वेश्चन का कैलकुलेशन आसान हो जाए। जैसे यहाँ पर अगर ऐसा मिरर है तो हम एग्जैक्टली बीच में इसका क्या कर लेते थे, पोल मान लेते थे, ठीक है। आप चाहते तो पोल आप इधर भी मान सकते हो, लेकिन वहां से डिस्टेंसेस मेजर करने मुश्किल हो जाएंगे, कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगा। जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल बोलूँ कि मान लो जो मिरर है वो ऐसा है, जो मिरर है वो ऐसा है, ऐसा मिरर है, ठीक है। अब इस केस में अगर आप पोल एग्जैक्टली बीच पर मानोगे ना, यहाँ पर अगर एग्जैक्टली बीच में अगर आप पोल मानोगे तो जो कैलकुलेशन होगा वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो हम पोल को यहाँ पे नहीं मान के हम क्या करते हैं, यहाँ कहीं पर मान लेते हैं, तो वो एग्जैक्ट सेंटर तो नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है, पोल जो है वो रेफरेंस पॉइंट है, जहाँ अब पोल अगर रेफरेंस पॉइंट है तो रेफरेंस पॉइंट का सिलेक्शन हम करते हैं। अब वो जो रेफरेंस पॉइंट का सिलेक्शन है वो आपको ऐसा करना है जो आपके क्वेश्चंस के कैलकुलेशन को आसान बनाए। तो उस तरह से हम क्या करेंगे, पोल का सिलेक्शन करते हैं। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये ऐसे कर्व का टुकड़ा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करने वाला जो इमेजिनरी लाइन है इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये सारी बातें आपने पहले भी पढ़ी होगी।
सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करने वाला जो इमेजिनरी लाइन है, ऐसा कोई लाइन मिरर में नहीं प्रेजेंट होता। आप बाहर से मार्केट से जब मिरर खरीद के लाते हो तो वहां पे आपको प्रिंसिपल एक्सिस बना हुआ नहीं दिखता, या आपने जब एक मिरर लाया, इस तरह का एक मिरर लिया, तो वहां पे ऐसा थोड़ी कि बीचों बीच आपको एक प्रिंसिपल एक्सिस बना हुआ दिख रहा है, वो हम खुद से इमेजिनरी लाइन बनाते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। अगर आपको ये सब बातें नहीं आती हैं तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुन के आपको नोट खुद से बनाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट हम बात करेंगे फोकस का फोकल लेंथ का, हम इसके बारे में बात करते हैं। तो स्क्रीन पॉज करके इसको आप नोट डाउन कर लो, ठीक है, मैं आगे बताता हूँ आपको। बात करते हैं फोकस एंड फोकल लेंथ के बारे में, ठीक है। अच्छा, मान लो हमने क्या किया, हमने एक रे लिया है जो ऐसे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। हमने एक रे लिया जो ऐसा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। अब आपको पता हो, अगर रिफ्लेक्शन का पैटर्न ड्रॉ करना है तो पहले नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। अब सर्कल में नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे सर? तो जो मैथ्स वाले स्टूडेंट होंगे वो जानते होंगे, सर्कल में नॉर्मल ड्रॉ करना है मतलब जिस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करना है वहां पे टैंजेंट ड्रॉ कर लो, और टैंजेंट पे जो परपेंडिकुलर होता है वो नॉर्मल होता है, ठीक है। आप भी टैंजेंट और ये सब तो जानते ही होंगे। आप सीधा सा क्या करना है, कभी भी अगर सर्कल के ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करना है तो जिस भी पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करना है वहां पे पहले टैंजेंट ड्रॉ कर लो, और उस टैंजेंट पे जो परपेंडिकुलर होगा वही क्या होगा, नॉर्मल होगा। तो मान लो मैं बोलता हूँ कि ऐसा कुछ मेरा क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। अब ये जो नॉर्मल है इसको मैं दिखा रहा हूँ डॉटेड लाइन से। नॉर्मल को मैंने क्या किया, ऐसे डॉटेड लाइन से दिखा दिया। ये हो गया हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस, मान लो इसको मान लेते हैं थीटा। अब अगर आपको पता हो तो नॉर्मल जो होता है वो सेंटर से पास होता है, जो नॉर्मल है वो रेडियस के अलॉन्ग होता है, सेंटर से पास होता है, तो ये हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये रे ऑफ लाइट ऐसे आ रहा था, रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या करेगा, जितने एंगल पर आया था उतने ही एंगल से ये बेंड कर जाएगा। तो अगर थीटा एंगल पर आया था तो रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या करने वाला है, ऐसे थीटा एंगल पर बेंड करने वाला है। ये जो एंगल है वो कितना है, थीटा है। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है, ये लेंथ हमारे पास क्या है, रेडियस के इक्वल है। जो मैंने रेड से भी बना के दिखाया वो क्या है, रेडियस के इक्वल है, या रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल है। अच्छा, अब ये जो पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से इसका क्या करते हैं, लेंथ फाइंड आउट करते हैं। मान लो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट अभी क्या है, अभी के लिए मान लेते हैं एक्स है, ठीक है। अभी के लिए मान लेते हैं क्या है, एक्स है। अब लोग सर एक्स क्यों मान रहे हो, आप इसको फोकल लेंथ क्यों नहीं मान रहे, इसको फोकस क्यों नहीं मान रहे? हमने तो फोकस पढ़ा है। तो अभी कुछ चीजें आपको यहाँ पे बतानी जरूरी है, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा क्या, अल्टरनेट पेयर्स, अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा। इसका मतलब ये बोल सकते हैं, और क्या करते हैं, और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ऐसा ड्रॉ कर देते हैं 90 डिग्री। अब अगर आप देखोगे तो सी एक्स, ये क्या था, ये एन था ना, ये पॉइंट एन है, और इस पॉइंट को मान लो एम। सी एक्स एम और एन एक्स एम, ये दोनों क्या है ना, कॉन्ग्रेंट है। कैसे, 90 डिग्री कॉमन साइड, और क्या है, और ये थीटा, तो सी एक्स का वैल्यू एक्स एन के बराबर होगा। इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल, अब मैं प्रूव करके नहीं बताने वाला कि सर कॉन्ग्रेंट है या नहीं, बेसिक है, तुमको थोड़ा बहुत तो मैथ्स आता ही होगा कॉन्ग्रेंसी सिमिलैरिटी का। इसका मतलब सी एक्स एम जो ट्राइंगल है और एन एक्स एम जो ट्राइंगल है, दोनों कॉन्ग्रेंट है। तो हम क्या बोलेंगे कि अगर ये दोनों ट्राइंगल है, कॉन्ग्रेंट है, तो सी एम का वैल्यू जो होगा वो एम एन के इक्वल होगा। अब अगर सी एम का वैल्यू एम एन के इक्वल है तो वो आ जाएगा आर बाई टू के, ठीक है। अच्छा भाई, तो यहां से मेरे पास ये वैल्यू मेरे पास कितना आ गया, ये सी एम आ गया। अच्छा, इन ट्राइंगल, अब कौन सा ट्राइंगल देख रहे हैं, इन ट्राइंगल सी एम एक्स, जो मैंने बोला है, देखो डेरिवेशन है, अगर डेरिवेशन याद रखना है तो अच्छी बात है, समझ में आ रहा है तो याद रखना है डेरिवेशन, नहीं तो एंड रिजल्ट याद रख लेना। इन ट्राइंगल सी एम एक्स जो ट्राइंगल है, अगर आप उसमें देखोगे और उसमें अगर मैं कॉस थीटा का वैल्यू लिखूं, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। बेस का वैल्यू यहाँ पर कितना है, बेस यहाँ पर सी एम जो है वो बेस है, जिस लाइन पर परपेंडिकुलर और ये 90 डिग्री और ये एंगल बनता है उसको बेस बोलते हैं। तो सी एम बेस हो गया, और सी से एक्स क्या हो जाएगा, वो हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। अच्छा, अब सी एक्स, अगर मेरे को सी एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो सी एक्स को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या, सी एम अपॉन कॉस थीटा।
इसका मतलब ये जो सी एक्स का वैल्यू आएगा, सी एक्स का वैल्यू आ जाएगा, वो हो जाएगा सी एम। सी एम का वैल्यू था आर बाई टू और ये सेक थीटा। सी एक्स का वैल्यू इतना आ गया। इसका मतलब एक्स से पी का जो डिस्टेंस है या पी से जो एक्स का डिस्टेंस है, देखो सी पी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सी पी माइनस सी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। तो एक्स पी का वैल्यू हो जाएगा, सी पी कितना है, सी पी आर है, माइनस आर बाई टू सेक थीटा। ये लिख सकते हैं क्या, ये हमारे पास xp का वैल्यू हो गया, r माइनस आर बाई टू सेक थीटा। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। अब ये r बाई टू के इक्वल आ रहा है क्या? नहीं सर, ये r बाई टू तो नहीं आ रहा है, लेकिन हमने आज से पहले तक पढ़ा था सर कि जो जहाँ पे रेज कन्वर्ज करते थे, पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर कन्वर्ज करते, उसको फोकस बोलते थे, और पोल से फोकस का जो दूरी होता था वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ होता था, ऐसा हमने पढ़ा है। वो जो आपने पढ़ा है ना, वो अधूरा ज्ञान है, वो अधूरा, इसलिए मैंने प्रिंसिपल, बाकी को मैंने डिफाइन नहीं कराया, लेकिन फोकस को मैं अलग से इंपॉर्टेंस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आज से पहले तक आप जो पढ़ते थे वो अधूरा ज्ञान था। अब क्या अधूरापन था वहां पर, तो अधूरेपन को अगर हम पूरे करें, अधूरेपन को हम पूरा करें, तो हम क्या करेंगे, हम ये सब जो पढ़ते थे पहले, आज से पहले तक, ये जनरल केस था। इन जनरल ये ऐसा होता है, इन जनरल क्या होता है, x से p का जो डिस्टेंस है, x से p का जो डिस्टेंस है वो r माइनस आर बाई टू सेक थीटा है, और यहाँ पर x अभी फोकल, सॉरी x जो है वो फोकस नहीं है और xp फोकल लेंथ नहीं है, ये बात समझेंगे। अच्छा, अब क्या दिक्कत है सर इसमें, इसमें दिक्कत ये है कि यहाँ पर जो रेज है वो पैराक्सियल नहीं है। ये कहाँ से आ गई सर, ये कौन सी चिड़िया का नाम है पैराक्सियल? तो याद रखेंगे कि 90% अपना जो सिलेबस है, 90% जो अपना सिलेबस है इज अबाउट पैराक्सियल। 90% जो अपना सिलेबस है वो क्या है, पैराक्सियल रेस के लिए है। अब पैराक्सियल रेस क्या है सर, तो पैराक्सियल रेस का आइडेंटिफिकेशन आप ऐसा कर लो कि इफ अपर्चर ऑफ द मिरर, अच्छा ये अपर्चर मैंने नहीं बताया, इफ अपर्चर ऑफ द मिरर, इफ अपर्चर ऑफ द मिरर is very small, aperture of the mirror is very small, या तो ऐसा बोला जाए कि बहुत स्मॉल अपर्चर। अपर्चर का मतलब क्या हो गया ना, जैसे ये मिरर है, अगर अगर ये मिरर है, अगर आपने इस मिरर को कट करके बाहर निकाला तो ये इसका 2 डायमेंशन में डायग्राम है। अगर आप इसको 3 डायमेंशन में इमेजिन करोगे तो ये क्या होगा, ये एक ऐसे कैप के जैसा दिखेगा क्या? अगर ये मिरर ऐसे स्फेरिकल शेप का हमारे पास स्फीयर है, उसको कट करके बाहर निकालोगे तो इस तरह के शेप का आपके पास आएगा क्या? तो ये जो मिरर है वो एक्चुअल में क्या है, ये जो मिरर है वो एक्चुअल में कैप शेप का है, जिसको हमने यहाँ से ऐसे पॉलिश करके रखा है। अब ये जो कैप है, अगर आप देखोगे तो जिस इंस्टेंट पर ये कैप बना है वहां पर भी एक सर्कल फॉर्म हो रहा है क्या? यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अब ये जो यहाँ पर रेडियस है ना, जो सर्कल जो फॉर्म हुआ, जैसे अगर मैं बोलूं कि ये मेरे पास स्फीयर था, यहां से कट करेंगे तो अलग टाइप का कैप बनेगा, यहां से कट करेंगे तो अलग टाइप का कैप बनेगा। अब आप जहां पर इसको कट करोगे उतना बड़ा अपर्चर, अब ये जो इफेक्टिव लेंथ है ना मिरर का, यहां से लेके यहां तक का जो इफेक्टिव लेंथ होता है मिरर का, उसी को हम क्या बोलते हैं, अपर्चर। या ये जो रेडियस है, ये जो सर्कुलर सेक्शन बन रहा है मिरर को कट करने के बाद, इसी को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर सेक्शन को ही हम क्या बोल रहे हैं, अपर्चर। तो ये उसका जो रेडियस है उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ अपर्चर। बात समझ में आ रहा है? तो हम क्या करने वाले हैं, जो मिरर हम पढ़ते हैं 90% टाइम हम जो मिरर पढ़ते हैं उसका अपर्चर कैसे लेना है, अपने को छोटा अपर्चर लेना है। तो ये बोला गया है कि इफ अपर्चर ऑफ द मिरर इज स्मॉल, कैसे पता चलेगा कि रेज पैरेक्सियल है? रेज पैरेक्सियल होने का मतलब है कि अगर ऐसा लिखा रहे कि जो मिरर का अपर्चर है वो क्या है, स्मॉल है, या ये बोला जाए कि रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसा बोला जाए कि रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, या ये बोला जाए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज वेरी स्मॉल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज वेरी स्मॉल, या कुछ ना बोला जाए, कुछ ना बोला जाए। इन चारों केसेस में आपको मान लेना है कि रेस पैरेक्सियल है। अब पैरेक्सियल रेस देखो सब एक ही बात है। अगर मैं बोलूं कि अपर्चर छोटा है, मिरर का जितना छोटा अपर्चर रखोगे रेज आर क्लोज टू, यहाँ पे पैरेलल नहीं है, रेज आर क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस,
रेज आर क्लोज टू प्रिंसिपल। जितना छोटा अपर्चर का मिरर लोगे, जो रेज जाएंगे वो उतने क्लोज जाएंगे क्या प्रिंसिपल एक्सिस के, बिल्कुल। अब रेज जितने क्लोज जाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के, वो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उसका वैल्यू उतना ही छोटा होगा। या कुछ नहीं मेंशन है, अगर कुछ नहीं मेंशन है मतलब उन्होंने पहले से, अब 90% टाइम यही होगा कि रेज जो है वो क्या है, पैरेक्सियल। बहुत बार कुछ नहीं भी मेंशन होगा तब भी आपको समझ जाना है कि रेज क्या है, पैरेक्सियल। मतलब आज से पहले तक हम जो भी पढ़ते थे वो पैरेक्सियल रेज के लिए पढ़ते थे। बुक्स में अगर आप देखोगे तो एनसीईआरटी बुक में, क्लास 10th के भी एनसीईआरटी बुक में शायद लिखा हुआ है कि पैरेक्सियल रेज है। अब पैरेक्सियल रेज का वहां पे वो मतलब नहीं बताते, लेकिन वो लिखा जरूर रहता है। तो अगर रेज पैरेक्सियल है, अगर रेज पैरेक्सियल है तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो थीटा हमने कंसिडर किया है, ये जो थीटा हमने कंसिडर किया है ये बहुत स्मॉल है। अब एक और चीज यहाँ पर याद रखने की बात है, ये पूरे पूरे ऑप्टिक्स में हम यूज करेंगे। नोट, फॉर स्मॉल थीटा, फॉर स्मॉल थीटा, साइन थीटा अपॉन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली 1, या साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, tan theta upon theta is approximately equal to 1, या tan theta is approximately equal to theta, और cos theta equals to sec theta is approximately equal to 1। अगर कभी भी ऐसा बोला जाए, अब ये जो फॉर स्मॉल थीटा है, याद रखना है कि थीटा इज इन रेडियंस, थीटा इज इन रेडियंस, थीटा जो है वो क्या है, रेडियंस में है अगर, और ये बोल रहे हैं कि एंगल बहुत छोटा है, जो एंगल बहुत छोटा हो जाएगा उसका मतलब हो जाएगा साइन थीटा को आप थीटा से रिप्लेस कर पाओगे, टैन थीटा को आप थीटा से रिप्लेस कर पाओगे, और कॉस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा 1 हो जाएगा। अब जो मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं उन्होंने ऐसा कुछ लिमिट्स के नाम पे पढ़ा होगा मैथ्स में। जो बायो वाले स्टूडेंट हैं एज यूजुअल क्या करेंगे, उनके लिए ये सब चीजें याद रखने वाली बात है। अगर एंगल बहुत छोटा है और रेडियंस में, जैसे ऐसा बोला जाए साइन 2 डिग्री, साइन 2 डिग्री 2 के बराबर हो जाएगा क्या, नहीं, साइन 2 डिग्री क्या हो जाएगा, 2 इंटू पाई अपॉन 180, इसके इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जब भी फिजिक्स में डिग्रीज में एंगल होगा उसको आपको रेडियंस में कन्वर्ट करना है। अगर बोल दोगे सर साइन 2 डिग्री इक्वल्स टू 2, तो अगर साइन का मैक्सिमम वैल्यू देखोगे तो 1 होता है, तो 2 अगर लिख देंगे तो गलत हो जाएगा क्या। तो साइन 2 डिग्री को हम कैसे लिखेंगे, 2 इंटू पाई अपॉन 180, या ऐसा समझ लो ये जो एंगल यहाँ पे रखना है वो किस में रखना है, रेडियंस में रखना है हमेशा। ये कुछ नोट वाली बातें हैं जो हम पूरे थ्रू आउट द ऑप्टिक्स हमें क्या करना है, यूज करना है, या फिजिक्स में अलग अलग चैप्टर्स में हमें ये सब यूज करना होता है। तो मैंने आपको ये बता दिया। अब अगर रेज पैरेक्सियल है, इसका मतलब थीटा क्या है, स्मॉल है। अभी हमने देखा कि अगर रेज पैरेक्सियल है तो थीटा स्मॉल है। अगर फॉर थीटा, फॉर स्मॉल थीटा, फॉर स्मॉल थीटा, थीटा अगर स्मॉल है तो सेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर सेक थीटा का वैल्यू 1 हो गया तो एक्स पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, r माइनस आर बाई 2। अब एक्स पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, r बाई 2। बात समझ में आ रहा है। तो अब फोकस का डेफिनेशन बनाएंगे। अब फोकस का डेफिनेशन क्या बनाएंगे, फोकस को ऐसा बोलेंगे, फोकस में क्या बोलेंगे, इफ रेज आर पैरेक्सियल, इफ रेज आर पैरेक्सियल, if rays are paraxial and parallel to principal axis, then after reflection they will pass through a particular point, known as focus। बात समझ में आ रहा है क्या। हमेशा अगर ये बोला जाए कि सर पैरेलल रेज आया था, पैरेलल टू मेरे प्रिंसिपल एक्सिस आया था, क्या वो हमेशा फोकस से पास होगा, गलत सोच रहे हैं भाई साहब। वो हमेशा फोकस से पास नहीं होगा, वो हमेशा कहां से पास होगा, r माइनस आर बाई 2 सेक थीटा से पास होगा। अच्छा, कब फोकस से पास होगा सर, अब ये देखो, ये याद रखना कि जो फोकस होता है, ये जो फोकस है वो मिरर की प्रॉपर्टी है। मतलब रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आए नहीं आए, कैसे भी आए, जो मिरर का फोकस है वो नहीं चेंज होने वाला, ये जो मिरर का फोकल लेंथ होगा वो नहीं चेंज होने वाला। तो याद रखेंगे, लेकिन याद क्या, साथ ही साथ और भी क्या याद रखेंगे कि रेज फोकस से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर रेज आ रहे हैं तो वो फोकस से तभी पास करेंगे जब वो रेज कैसे हैं, पैरेक्सियल है। अगर रेज पैरेक्सियल नहीं है तो वो r माइनस आर बाई 2 सेक थीटा से पास करेंगे।
फिर फोकल लेंथ क्या हो जाएगा सर? फोकल लेंथ हो जाएगा, फोकल लेंथ है डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? फोकल लेंथ होता है। मतलब यहां से यहां ये फोकल लेंथ हो जाएगा कब? जब थीटा क्या हो जाएगा? पैराक्सियल रेज है। अगर थीटा पैराक्सियल है तो ये एक्स क्या हो जाएगा? एक्स हमारा फोकस हो जाएगा, और जैसे ही एक्स हमारा फोकस हो गया तो फोकस से पोल की जो दूरी होगी वही क्या हो जाएगा? फोकल लेंथ हो जाएगा। तो एकदम ध्यान से ये सब डेफिनेशंस याद रखना है। कभी भी अगर कोई पूछे कि सर मेरे को फोकस डिफाइन करना है, तो फोकस आप तभी डिफाइन कर पाओगे, तभी फोकस का वैल्यू आप r/2 बोल पाओगे, जब आप क्या बोलोगे कि रेस को आपने क्या किया था? पैरेक्सियल। फोकस तो हमेशा r/2 होगा, लेकिन वो जो पैरेलल रेज है वो r/2 से तभी क्रॉस करेगा जब आपने रेज कैसे लिया है? पैरेक्सियल। इन किसी अदर केस में अगर थीटा का वैल्यू बहुत ज्यादा है या रेज अगर पैरेक्सियल नहीं है तो वो r/2 से पास नहीं करने वाला, वो r - r/2 sec थीटा से पास करने वाला है। अब यहाँ पर एक बार मेंस एम्स में जो क्वेश्चन आया था वो सॉल्व कराते हैं। स्क्रीन पॉज करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, फिर वापस आते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, इसमें एक ऐसा कॉनकेव मिरर है और इस कॉनकेव मिरर पर एक रे ऐसे आया, कुछ थीटा एंगल पर इंसिडेंट हुआ और टकरा के ऐसे वापस चला गया। अब अगर ये देखोगे तो मिरर प्रिंसिपल एक्सिस और जो रे है उसके बीच में अच्छा खासा गैप है, एफ फोकल लेंथ के बराबर का गैप है, और यहाँ पर जो फोकल लेंथ इसका बताया गया है वो है एफ का। क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। बोलोगे सर क्या है एक्स? प्रेजेंट है ही नहीं, एक्स क्या ढूंढे? तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करना है। अब पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये रेस पैरेक्सियल है या नहीं। तो पैरेक्सियल होने के लिए थीटा का वैल्यू बहुत छोटा होना चाहिए था क्या? तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो थीटा का जो वैल्यू वो स्मॉल नहीं। सर कैसे पता चला आपको? देखो देखो यहां से यहाँ ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और यहां से यहाँ का जो लेंथ होगा वो रेडियस के बराबर है क्या? अब अगर मैं ये ट्राइंगल यूज करूँ ना, कौन सा ट्राइंगल? सी, मान लो इसका नाम है एन, इसका नाम है एम। इन ट्रायंगल सी एन एम, इन ट्रायंगल सी एन एम, सी एन एम जो ट्रायंगल है, इसमें अगर देखोगे तो सी से एम का वैल्यू पता है, मतलब थीटा का परपेंडिकुलर का वैल्यू पता है, और हाइपोटेनस का जो वैल्यू है वो आर, रेडियस है, वो भी पता है। तो इन ट्रायंगल सी एन एम अपन क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा जो होगा, साइन थीटा जो होगा वो हो जाएगा सी एम अपॉन सी एन। साइन थीटा का वैल्यू अगर यहां से फाइंड करेंगे तो सी एम का वैल्यू कितना है? सी एम का वैल्यू है एफ, और सी एन का वैल्यू क्या हो जाएगा? सी एन का वैल्यू हमारे पास कितना है? सी एन का वैल्यू हमारे पास आर है, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये जानता हूं कि ये जो आर है, ये आर जो होता है वो क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। फोकल लेंथ, ये याद रखेंगे कि रेस पैरेलल हो या ना हो, फोकल लेंथ जो होगा वो हमेशा क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर के आधा है। रेस कहां से पास करेगा? पैरेलल रेस। अब ये याद रखना कि जो फोकस का डेफिनेशन हम बोलते हैं कि पैरेलल रेस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास फ्रॉम फोकस, वो सिर्फ पैरेक्सियल रेस के लिए है। अगर रेस पैरेक्सियल नहीं है तो फोकस से पास नहीं करके कहीं और से पास करता है, मैंने अभी बताया था। तो यहां से अगर आप सिंप्लीफाई करोगे ना, तो आपको साइन थीटा का वैल्यू, जो साइन थीटा का वैल्यू है, साइन थीटा का वैल्यू आपको मिल जाएगा हाफ। साइन थीटा का वैल्यू हाफ मिलने का मतलब है थीटा कितना है हमारे पास? थीटा 30 डिग्री का है। अच्छा, अब अपने को ये x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब x कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? तो हम जानते हैं कि ये जो x है, ये जो x है उसका वैल्यू होता है r। अब अगर थीटा 30 डिग्री का है, मतलब डेफिनेटली ये छोटा मोटा एंगल तो है नहीं, 1 डिग्री 2 डिग्री 10 डिग्री के आसपास अगर होता है तो वो छोटा एंगल होता है। तो थीटा 30 डिग्री है नहीं, मतलब पैरेलल रेस तो है नहीं। अगर पैरेलल रेस है नहीं, इसका मतलब ये जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आया था वो फोकस से पास नहीं होके कहीं और से पास हो रहा है। अब कहां से पास हो रहा है वो जानने के लिए x को हम कैसे फाइंड करेंगे? r माइनस r/2 sec थीटा यूज करते हैं, यही तो फॉर्मूला था। इसका मतलब x के प्लेस में क्या हो जाएगा? r माइनस r/2 sec 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा? sec 30 हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई √3। इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, जो होगा वही आंसर आएगा। अब ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आया था तो यहां से यहाँ x को r/2 भी लिखा हुआ मिला था। अब जिनको ये कंसेप्ट नहीं पता कि रेस पैरेक्सियल क्या होता है, नॉन पैरेक्सियल रेस क्या होते हैं, वो उनके लिए आंसर था r/2। वो आंसर r/2 टिक करके आए थे, सोच के आए थे कि सही तो भाई ऐसा बच्चा वाला क्वेश्चन क्यों पूछ दिया, लेकिन जो करेक्ट आंसर है वो कितना है? r माइनस r/√3। और ये कैसे फाइंड करेंगे? ये तभी फाइंड कर पाएंगे जब आपको पैरेक्सियल और नॉन पैरेक्सियल रेस का ज्ञान होगा।
अब कंफ्यूजन एकदम नहीं रखना है, कोई भी मिरर अगर बन गया है, कोई भी मिरर अगर है तो फोकस और फोकल लेंथ उस मिरर की प्रॉपर्टी है, ये हमेशा याद रखेंगे। मतलब उस मिरर का फोकस और फोकल लेंथ रेस पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आते हैं और वो पैरेक्सियल है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास करेंगे। अगर रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होते हुए भी नॉन पैरेक्सियल है तो वो फोकस से पास नहीं करेंगे। फोकस डिफाइन करने का तरीका ही यही है कि रेस पैरेलल है और पैरेक्सियल है, तब वो फोकस से पास करेंगे, एक स्पेशल पॉइंट से पास करेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, फोकस। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। स्क्रीन पॉज करेंगे और क्या करेंगे, इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब हम बात करने वाले हैं मिरर फॉर्मूला। कुछ नया नहीं होगा, ये सब आपने पहले से पढ़ा हुआ है। डेरिवेशन है, थोड़ा बहुत बता देते हैं, ऐसे आजकल नहीं पूछते डेरिवेशन, फिर भी थोड़ा बहुत बता देते हैं, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में गिवन होता है। अब मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ओ पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। पॉइंट ऑब्जेक्ट से एक रे अपन ऐसा लेते हैं, जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट से एक रे लेते हैं इस तरह से, जो मिरर पे ऐसे गिर रहा होगा। अब इमेज फॉर्मेशन के लिए अपने को कितना रेस चाहिए, कम से कम 2 रेस चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो ये पहला जो रे था, पहला टाइप का रे था, इसको मैंने बोल दिया ये इंसिडेंट रे। अब यहाँ पर मेरे को रिफ्लेक्शन जानना है। अच्छा, सब कुछ अब जो पढ़ेंगे वो पैरेक्सियल पढ़ेंगे, जब तक मेंशन नहीं है तब तक सब कुछ क्या है, पैरेक्सियल। अब अगर रिफ्लेक्शन का पैटर्न जानना है तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल प्लॉट करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं ये हमारा हो गया नॉर्मल, कुछ ऐसा कुछ होगा, यहाँ कहीं पे आएगा, ये हमारा हो गया नॉर्मल। अब अगर ये नॉर्मल है, अगर ये नॉर्मल है तो नॉर्मल को दिखा देते हैं डॉटेड से, ये नॉर्मल हो गया। अब नॉर्मल प्रिंसिपल एक्सिस को जहां पर कट करता है वही क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ये अपना हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस, थीटा अगर हो गया तो जितने एंगल पर रे गया था उतने ही एंगल पर वो नॉर्मल से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगा। तो कुछ ऐसा रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा क्या, जितने एंगल पर गया उतने एंगल पर ही रिफ्लेक्ट होके क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अच्छा, एक और रे कैसा भेजते हैं, एक और रे भेज देते हैं डायरेक्टली ऐसा अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। अब अगर अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस भेजेंगे मतलब वो अलोंग द नॉर्मल है क्या। अब रेज अगर अलोंग द नॉर्मल गए हैं, अगर रेज अलोंग द नॉर्मल गए तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो, मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब रेज जब जहां पर भी इंटरसेक्ट करते हैं वहां पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो येलो वाला रे था और ये जो रेड वाला रे था वो इस वाले पॉइंट पर आके इंटरसेक्ट हो गए, मतलब इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पर एक इमेज फॉर्म हो गया क्या। हाँ सर, इमेज फॉर्म हो गया है, बिल्कुल सर, समझ में आ रहा है। अच्छा, अब ये इमेज हमने क्या कर लिया, फॉर्म कर लिया। अब इमेज का फॉर्मेशन एक या दो रे से नहीं होता, लाखों करोड़ों रेज मिलते हैं तब जाके इमेज का फॉर्मेशन होता है, लेकिन मिनिमम में अपने को 2 रेज तो दिखाने पड़ेंगे। तो 2 रेज यूज करके मैंने ऐसा डायग्राम फॉर्म कर लिया। फिर क्या करते हैं, जहां पर ये इंटरसेक्ट हो रहा था ना वहां से ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं। अब सिंस ये डायग्राम में तुमको लग रहा हो कि सर ये जो परपेंडिकुलर आपने ड्रॉप किया है, जैसे ये परपेंडिकुलर एम, ये जो एनएम जो परपेंडिकुलर है वो एम और पी के बीच में आपको अच्छा खासा गैप दिख रहा होगा, लेकिन आप समझ लेना इफ रेज आर पैरेक्सियल, इफ रेज आर पैरेक्सियल then MP length is negligible, MP length is negligible। जैसे अगर ये रेस पैरेलल या अपर्चर छोटा है तो एम और पी के बीच में जो गैप होगा ना वो ज्यादा नहीं होगा, बहुत कम सा गैप होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये जो प्रूव करने का तरीका है ऐसा ही कुछ अपन मिरर में भी, सॉरी लेंस में भी यूज करेंगे। ये मान लेते हैं अल्फा, ये मान लेते हैं बीटा और ये मान लेते हैं गामा। मान सकते हैं, बिल्कुल सर। अच्छा, एक ट्राइंगल देख रहे हैं OCN, इन ट्रायंगल OCN, OCN जो ट्रायंगल है इसमें अगर मैं एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी यूज करूँ ना तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस थीटा जो होगा वो बीटा के बराबर है। और अगर मैं दूसरा ट्रायंगल यूज करूँ, कौन सा ट्रायंगल यूज करते हैं, इन ट्रायंगल CIN, ये जो ट्रायंगल है CIN, ये जो CIN ट्रायंगल है उसमें अपन क्या लिख सकते हैं, बीटा प्लस थीटा, बीटा प्लस थीटा जो होगा वो क्या होगा, गामा की इक्वल होगा। बिल्कुल सही है सर। अच्छा, अब यहां से अगर मैं थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करूं ना तो थीटा को क्या लिखा जा सकता है, थीटा को लिख सकते हैं बीटा माइनस अल्फा। देखो डेरिवेशन का कुछ सेट ऑफ प्रोसीजर्स होता है वो फॉलो करना होता है तभी डेरिवेशन होगा।
फिर यहां से अगर थीटा फाइंड आउट करते हैं तो वो हो जाता है गामा माइनस बीटा। अब अगर इसको इक्वेशन 1 मान ले और इसको इक्वेशन 2 मान के यूज करें और दोनों के अगर LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल हो जाएंगे। तो क्या लिख सकते हैं, बीटा माइनस अल्फा जो है वो गामा माइनस बीटा के इक्वल है। इसका मतलब 2 टाइम्स ऑफ बीटा जो है वो अल्फा प्लस गामा के इक्वल है। बिल्कुल। अच्छा, फिर हमने अब ये स्क्रीन पॉज करके आपको नोट करना है, ये स्क्रीन पॉज करके आपको नोट करना है। फिर हमने क्या पढ़ा है, 1 मिनट, स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास एक ऐसा इक्वेशन आ गया कि 2 टाइम्स ऑफ बीटा जो है वो अल्फा प्लस गामा के इक्वल है। अब हमने अभी पढ़ा था फॉर स्मॉल एंगल, अब सब कुछ पैराएक्सियल है तो अल्फा बीटा गामा भी क्या होगा, स्मॉल होगा। फॉर स्मॉल एंगल, फॉर स्मॉल थीटा, tan थीटा जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा है। मतलब ये जो स्टेटमेंट है ना 2 बीटा इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा, इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ tan बीटा इक्वल्स टू tan अल्फा प्लस tan गामा, ये लिख सकते हैं। अब अगर tan बीटा का वैल्यू, ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल, NCM, इसमें अगर मैं tan बीटा का वैल्यू लिखूं ना तो tan बीटा हो जाएगा NM डिवाइडेड बाई NM डिवाइडेड बाई CM, NM डिवाइडेड बाई CM इक्वल्स टू tan अल्फा क्या हो जाएगा, tan अल्फा हो जाएगा NM डिवाइडेड बाई OM प्लस tan गामा क्या हो जाएगा, tan गामा हो जाएगा NM डिवाइडेड बाई IM, लिख सकते हैं। अच्छा, NM 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 सब जगह से MNM को गायब कर दो। अगर सब जगह से आप MNM को गायब कर दोगे तो 2 डिवाइडेड बाई CM। अब मैंने बताया था ये जो MP लेंथ है वो नेग्लिजिबल होगा इन केस ऑफ पैराएक्सियल रेज, तो यहाँ पर इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाई CM, 2 डिवाइडेड बाई CM को CP लिख दिया इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई OM, OM को क्या लिख देंगे, OM को लिख देंगे OP प्लस 1 डिवाइडेड बाई IM, IM को क्या लिख देंगे IP, ऐसा लिख सकते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है ना पोल से इमेज, सॉरी पोल से इमेज का जो डिस्टेंस होता है उसके लिए लेटर यूज करते हैं V। पोल से इमेज का जो डिस्टेंस है उसके लिए लेटर यूज करते हैं V। पोल से जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी है उसके लिए रेडियस वर्ड यूज करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। और पोल और ऑब्जेक्ट के बीच का जो दूरी है उसको बोलते हैं U। अब सबके वैल्यूज अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो 2 टाइम्स ऑफ CP मतलब 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 1 टाइम्स ऑफ OP, OP का वैल्यू क्या है V, OP का वैल्यू हो गया OP है, सॉरी OP का वैल्यू है U, OP का वैल्यू U हो गया और IP का वैल्यू हो जाएगा 1/V। अब ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसको 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ भी लिख सकते हैं ना, तो जो फॉर्मूला बन के आता है ना वो ऐसा आता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये जो फॉर्मूला बनकर आया है इसी को हम क्या बोलते हैं, मिरर फॉर्मूला। अब ये मिरर फॉर्मूला अधूरा है जब तक आप क्या करोगे, साइन कन्वेंशन सही से नहीं लगाओगे। अब साइन कन्वेंशन क्या है, जैसे यहाँ पर अगर देखोगे तो ऑब्जेक्ट भी मिरर के सामने है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो भी मिरर के सामने है और जो इमेज है वो भी मिरर के सामने है। लेकिन अगर आपको याद हो ना तो जब आपने मिरर के अलग अलग केसेस पढ़े थे तो ऑब्जेक्ट इस तरफ हो सकता है, इसका जो इमेज है वो इधर भी हो सकता है, अलग अलग केसेस हो सकते थे। तो अगर अलग अलग केसेस होंगे तो वहां पर अपने को क्या करना पड़ेगा, साइन कन्वेंशन सीखना पड़ेगा। मतलब ये मिरर फॉर्मूला आ गया है 1/v इक्वल्स टू 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, लेकिन ये तब तक कंप्लीट नहीं है जब तक आप इसमें प्रॉपर्ली साइन कन्वेंशन पुट नहीं करोगे। तो ये डेरिवेशन, फिर से डेरिवेशन तक कोई काम का नहीं है, एग्जाम में आजकल नहीं पूछता ऐसा डेरिवेशन, बस ये एनसीईआरटी बुक में गिवन होता है इस तरह का डेरिवेशन, इसलिए बता दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइन कन्वेंशन बताते हैं और साइन कन्वेंशन कैसे यूज करना है वो बताते हैं। मतलब अब साइन कन्वेंशन और कुछ प्रॉब्लम्स जो इसमें आएंगे वो आपको सॉल्व करना सिखाएंगे। आप स्क्रीन पॉज करके इतना नोट डाउन कर लेना। देखो स्टार्ट करते हैं। हमने क्या किया ना, 3 केसेस लिया। साइन कन्वेंशन बुक्स में 1000 तरीके का चीजें लिखा होगा, कुछ नहीं जानना है, जो मैं बोलूंगा बस वही याद रखना। साइन कन्वेंशन में, साइन कन्वेंशन में क्या करोगे, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट का अगर इमेज बनाना है तो ऑब्जेक्ट से रेज निकलने चाहिए। मान लो ऑब्जेक्ट से रेज इस डायरेक्शन में निकले, इस डायरेक्शन में निकले। हमेशा याद रखेंगे साइन कन्वेंशन क्या है, द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज पॉजिटिव, द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे इज पॉजिटिव, ये याद रखना है। एंड ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, ये तो मैंने बताया था अभी आपको, पोल रेफरेंस पॉइंट है। एंड all the distances
are measured, all the distances are measured, MEASURED, measured from pole. ये दो बातें आपको याद रखनी है। जैसे पहले वाले केस को देखो, ये मेरा पोल हो गया, ठीक है, ये पोल हो गया। अब पोल से अगर ऑब्जेक्ट तक जाना है तो पोल से ऑब्जेक्ट तक, पोल को रेफरेंस मान के अगर ऑब्जेक्ट दिखना है तो पोल से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इस तरफ मिलेगा क्या, इस तरफ जाना पड़ेगा। अच्छा, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ऐसा है ना, अब जो भी इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है, इस केस में यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंसिडेंट रे इस तरफ चल रहा है और मेरे को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करने के लिए इंसिडेंट रे के अगेंस्ट जाना पड़ेगा, तो यू का वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव। सेकंड वाला केस अगर देखोगे तो फिर से अब जो रेज निकलेंगे उसका डायरेक्शन ऐसे है, तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये हो गया, ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन हो गया, और पोल से ऑब्जेक्ट तक जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंसिडेंट रे के अगेंस्ट मूव करने पड़ेगा, तो फिर से यू का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इस केस में अगर आप देखोगे तो रेज ऐसे निकलेंगे, जो रेज है रेज ऐसे निकल रहे हैं, और पोल से ऑब्जेक्ट तक जाने के लिए अपने को ऐसा मूव करना पड़ेगा। फिर से अगर दोनों का जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है तो यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर इंसिडेंट रे का डायरेक्शन हम जानते हैं और पोल अगर मेरा रेफरेंस पॉइंट है तो हम यू का जो साइन है, प्लस होगा नेगेटिव होगा क्या होगा वो हम हमेशा लिख सकते हैं। क्या, दो बातें हमेशा याद रखना कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे और क्या मानेंगे, और ये मानेंगे कि पोल हमारा रेफरेंस पॉइंट है, उसको ही रेफरेंस लेके सारे डिस्टेंसेस मेजर कर रहे हैं। स्क्रीन पॉज करके नोट कर लेंगे। देखो मैं थोड़ा टाइम बचा रहा हूँ कि मेरे को वो जो डायग्राम का टाइम है वो मेरे को खर्च ना करना पड़े ज्यादा। अब इसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, टेंशन ना ले। देखो दो क्वेश्चन है, एक तो मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे और क्या करेंगे, साइन कन्वेंशन यूज करके ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब बहुत बार क्वेश्चन जो आपके पास आएगा ना उसमें आपको ऑब्जेक्ट का पोजीशन गिवन होगा, या ऑब्जेक्ट का पोजीशन या ऑब्जेक्ट का जो ये, हाँ, ऑब्जेक्ट का पोजीशन गिवन होगा, मिरर का फोकल लेंथ गिवन होगा, आपको v का वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था कि 1/v प्लस 1/u जो है वो 1/f के इक्वल, ठीक है। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूँ तो 1/v कैन बी रिटन एज u माइनस एफ। 1/v को मैं क्या लिख सकता हूँ, u माइनस एफ डिवाइडेड बाई u इंटू वी। मतलब v कैन बी रिटन एज u इंटू वी डिवाइडेड बाई u माइनस एफ। अब ना ये फॉर्मूला हम क्या करेंगे, एक ऐसा फॉर्मूला है, इसको सिंप्लीफाई करके मैंने ये फॉर्मूला बना दिया। ऐसा क्यों कर रहे हो सर, एक नया फॉर्मूला क्यों बना रहे हो, हम तो इसको सॉल्व कर ही सकते हैं। ये आपका टाइम बचा देगा, इस तरह का फॉर्मूला जो है ना वो आपका टाइम सेव कर देगा। अगर आपको याद रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है u इंटू वी, यू इंटू वी नहीं आना चाहिए था, यू इंटू एफ आना चाहिए था, सॉरी सॉरी सॉरी, u इंटू एफ, यू माइनस एफ, यू इंटू एफ। वी कभी भी कैलकुलेट करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ u इंटू एफ एंड u माइनस एफ, इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे जो भी आएगा वो आपको v का वैल्यू दे देगा। तो ये फॉर्मूला हम क्या करेंगे, बहुत ज्यादा यूज करेंगे, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन में 60-70% टाइम क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्ट का लेंथ पता होगा और फोकल लेंथ पता होगा और आपको इमेज का पोजीशन कैलकुलेट करना होगा। तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम कैलकुलेट करते हैं। अब क्या करते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 1 में अगर मैं v कैलकुलेट करना चाहता हूँ, u का वैल्यू क्या है। अब अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ऐसा होता, अगर इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये है तो u का वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव लेंगे। क्या नेगेटिव क्यों लेंगे कि ये पोल हो गया, पोल से इधर जाके अपने को ऑब्जेक्ट लेंथ मेजर करना है, तो u का वैल्यू मैंने रखा माइनस में 30 फोकल लेंथ। अब अगर ये मेरे पास ये कौन सा है, कॉनकेव है, कॉनकेव का फोकल लेंथ यहाँ कहीं पे सामने में होगा ना। अगर ये ऐसा मिरर होता तो फोकल लेंथ इसका सामने में कहीं पर आता, तो फोकल लेंथ भी क्या हो रहा है, अगर फोकल लेंथ यहाँ कहीं सामने में आ रहा है तो वो भी क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। तो यहाँ पे लगा दिया -10 डिवाइडेड बाई यू का वैल्यू कितना था, -30, फॉर्मूले का माइनस और -10। इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस माइनस मिलके ये क्या हो जाएगा, 300 हो गया। ये ऊपर वाला टर्म 300 हो गया, इधर आ रहा है -30 में और प्लस में 10, सभी सिंप्लीफाई करोगे तो 300 डिवाइडेड बाई -20। तो v का वैल्यू सॉल्व करने पर -300 यहाँ पर आ गया, -300 डिवाइडेड बाई 20, 15 आ रहा है क्या, -15। अब -15 का मतलब क्या है सर, अगर v का वैल्यू मेरे पास आ रहा है -15, माइनस का मतलब हो गया कि इमेज का जो पोजीशन है वो
इस साइड पर बनने वाला है। अगर इमेज का वैल्यू +15 आया होता तो मिरर के पीछे बन रहा होता, इंसिडेंट रे के अलोंग बन रहा होता, लेकिन यहाँ पर -15 आ गया। इसका मतलब क्या है कि वो इंसिडेंट रे के अगेंस्ट बन रहा है। और अगर यहाँ पर ये 10 सेंटीमीटर वाला मार्क था तो यहाँ कहीं पर इमेज बना होगा क्या? ये मेरा फोकल लेंथ हो गया, ये फोकस हो गया, और यहाँ कहीं पर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है -15 सेंटीमीटर पर। बात समझ में आया? आप चाहो तो इसका रे डायग्राम भी प्रेडिक्ट कर सकते हो। कैसे? रे ऐसे कुछ गए होंगे, ऐसे रे गए होंगे, एक रे टकरा के एक जो रे होगा वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हुआ होगा, रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होने के बाद रे कैसा होना चाहिए, यहाँ कहीं पर अपना ये होगा, रिफ्लेक्ट होकर ऐसा फॉल हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और एक रे को ऐसा भेज देना, डायरेक्टली ऐसे भेजे तो टकरा के ही आ गया, तो यहाँ कहीं पर इमेज का फॉर्मेशन हो गया। बात समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, अब इसमें नोटिस करने वाली बात क्या क्या है? एक तो सही से साइन कन्वेंशन पुट करोगे तो v का जो पोजीशन आ जाएगा वो भी साइन कन्वेंशन के साथ आ जाएगा। अगर प्लस आ गया मतलब इंसिडेंट रे के साथ उसका आंसर होगा, और अगर माइनस आ रहा है मतलब वो क्या है, इंसिडेंट रे के अगेंस्ट है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। मान लो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। मान लो हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास फिर से, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इस तरफ है, तो ये डायरेक्शन अगर होता तो वो पॉजिटिव होता। इस केस में वापस से u कितना हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर का हो जाएगा। f अगर मैं बात करूं तो f जो है वो फिर से मिरर के सामने आएगा, मिरर के सामने यहाँ कहीं पर आने वाला है f का वैल्यू 20 सेंटीमीटर। अब अगर यहाँ कहीं पर वो 20 सेंटीमीटर आने वाला है, अगर यहाँ कहीं पर वो 20 सेंटीमीटर आने वाला है, तो फिर से इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, -20 का हो जाएगा। अब इस ये जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यूज पुट कर दो, तो u का वैल्यू है -30 और ये है -20। u का वैल्यू था -30, फॉर्मूले का माइनस मिलके +20 हो जाएगा, तो दैट इंप्लाइज v का वैल्यू कितना आ जाएगा, प्लस में 600 और डिवाइडेड में आ रहा है -10, तो -60 आ गया। क्या -60 का मतलब क्या है कि ये ऑब्जेक्ट है 30 सेंटीमीटर पर, इमेज यहाँ कहीं पे जाके बनता क्या, यहाँ से 60 सेंटीमीटर पे जाके इमेज बनता ना। बात समझ में आ रहा है क्या? इस तरह से आपको क्वेश्चंस को क्या करना पड़ेगा, हैंडल करना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या था, ऑब्जेक्ट भी रियल था और उसका जो इमेज बन रहा था वो भी रियल है। अब ऐसा क्या बोल रहे हैं, रियल और वर्चुअल का मतलब क्या है? तो अगर आपको याद हो ना, अगर आपको याद हो, ऐसा कुछ आपने क्लास 9-10 में भी पढ़ा है, जैसे अगर इस तरह का मिरर होता है, कॉनकेव मिरर, अगर कॉनकेव मिरर होता है तो कॉनकेव मिरर के केस में क्या होता था, रेज अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आते थे, रेज अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल, सब पैरेक्सियल है, ठीक है, रेज अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आते थे तो रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास होते थे। इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम क्या बोलते थे, फोकस बोलते थे। इस केस में जो फोकस है वो होता था रियल फोकस। रियल फोकस क्यों? क्योंकि एक्चुअल में रेज इंटरसेक्ट करेंगे तो जो फोकस बन के आएगा वो हो जाएगा रियल फोकस। लेकिन अगर ऐसा कोई मिरर है और हमने इसको अंदर से पॉलिश करके रखा है, इस केस में अगर आप देखोगे तो रेज अगर आपने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस भेजे, मान लो ये रे आया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो जब ये रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगा तो इस केस में ये रिफ्लेक्ट होकर उधर कहीं पे भाग जाएगा। अब अगर ये रिफ्लेक्ट होकर उधर कहीं पे भाग रहा है मतलब क्या होगा, एक्चुअल में ये जो रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस को तो इंटरसेक्ट किया नहीं, तो यहाँ पर रेज अपीयर टू पास होते हैं, रेज अपीयर टू पास, अपीयर टू पास फ्रॉम फोकस। अब जब भी रेज अपीयर टू पास होंगे, या ऐसा समझो कि यहीं से रेज अगर निकले होते तो हम इस तरह के फोकस को क्या बोलते हैं, वर्चुअल फोकस। जब भी एक्चुअल इंटरसेक्शन होता है तो हम बोलते हैं रियल है, और जब भी ऐसा अपीयर हो कि वहां से पास करते, अगर ये जो मिरर है, अगर मिरर में रिफ्लेक्शन होकर ऐसा होता है, मिरर के जो रेज है, ये रिफ्लेक्टेड रेज को अगर मैं बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करता तो वो इस पॉइंट से पास होता हुआ दिखता, तो इस तरह के पॉइंट को या इस तरह के इमेजेस को या जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल बोलेंगे। अब तुमने मिरर में भी देखा था, प्लेन मिरर में भी, प्लेन मिरर में भी एक्चुअल इंटरसेक्शन वहां पर नहीं होता था, हम रेज को बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करते थे तब जाके इंटरसेक्शन होगा। जब भी बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करने से इंटरसेक्शन हो रहा है तब हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल है वो, ठीक है। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस बताते हैं, रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होंगे वो देखो। स्क्रीन पॉज करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं पहले। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर क्या ना, मैंने आपको रियल और वर्चुअल के बारे में थोड़ा बहुत ही बताया था अभी। अब ये देखो, ये एक रे है और ये एक रे है, ये दोनों रे इस पॉइंट पर जाकर इंटरसेक्ट करते क्या, अगर ये मिरर नहीं होता तो? मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि अगर ये मिरर नहीं होता तो ये दोनों इस पॉइंट पर जाकर इंटरसेक्ट करने वाले थे।
अच्छा, बिकॉज ऑफ द मिरर, मिरर के कारण क्या होगा, ये जो रेज है वो रिफ्लेक्ट करेंगे। एक रे कहीं इधर चला जाएगा ऐसे रिफ्लेक्ट होने के बाद, और एक जो रे है वो कहीं इधर चला जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। पहला जो रे है वो रिफ्लेक्ट होकर इधर चला गया, दूसरा जो रे है वो रिफ्लेक्ट होकर इधर चला गया। अब जब इनको आप बैकवर्ड डायरेक्शन में फिर से प्रोड्यूस करोगे तो आपको लगेगा कि रिफ्लेक्ट होने के बाद दोनों इस वाले पॉइंट से पास कर रहे हैं। इस तरह के केस में ये जो ऑब्जेक्ट है, अभी तक जो ऑब्जेक्ट होता था ना वो रियल ऑब्जेक्ट होता था, आज तक आपने जो पढ़ा था वो कैसा था, रियल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एक्चुअल में प्रेजेंट होता था। लेकिन इस केस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि ये जो रे इंसिडेंट रे 1 है और इंसिडेंट रे 2 है, अगर मिरर नहीं होता तो यहाँ पर इंटरसेक्ट करते, मतलब जब वो अपीयर करेंगे कि यहाँ पे इंटरसेक्ट करते, उस केस में वर्चुअल होता है क्या। अब इस डायग्राम में अगर देखोगे तो देखो, इस तरह के ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट मतलब एक्चुअल में वहां पर कुछ नहीं है, एक्चुअल में वहां पर कुछ नहीं है, लेकिन रेज अगर ये मिरर नहीं होता तो वहां पर इंटरसेक्ट करते। अब अगर आप वर्चुअल ऑब्जेक्ट इस केस में अगर देखोगे ना, तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी बताई गई है, 40 सेंटीमीटर। तो अगर मैं u का वैल्यू लिखूं, अब ध्यान से देखना, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में क्या, ये पोल हो गया, ये पोल हो गया। तो पोल अगर ये है तो यहां से यहां अगर जाके मेजर करेंगे तो वो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जाके मेजर कर रहे हैं। अगर इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जाके मेजर करेंगे तो u का वैल्यू यहाँ पे क्या रखेंगे, प्लस में 40। फोकल लेंथ, अब ये कौन सा मिरर है, ये मेरे पास कॉन्वेक्स मिरर है। एक चीज तुम याद रख सकते हो कि कॉनकेव मिरर हो या कॉनकेव लेंस हो, उसके लिए जो फोकल लेंथ होता है वो नेगेटिव होता है, और कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉन्वेक्स लेंस हो, आगे लेंस भी पढ़ेंगे, उसके लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। या लॉजिकली भी अगर आप सोचोगे ना, देखो ऐसा ऐसा कुछ बनता है, यहाँ पर ऐसा कुछ बनता है ना, ठीक है। अब इसका फोकल लेंथ यहाँ कहीं पर आता, अगर फोकल लेंथ यहाँ कहीं पर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में। अगर इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है तो वो कितना हो जाएगा, प्लस में 10 हो जाएगा। अब हमने v का फॉर्मूला पढ़ा था, f इंटू यू डिवाइडेड बाई यू माइनस एफ। सब वैल्यूज को अगर मैं रख दूं, अगर मैं वैल्यूज को रख दूं, f का वैल्यू कितना है, f का वैल्यू है 10, u का वैल्यू है 40 डिवाइडेड बाई 40 माइनस 10। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो v का वैल्यू कितना आ जाएगा, v का वैल्यू आ रहा है 400, 400 डिवाइडेड बाई 30, मतलब v का वैल्यू आ गया 40 बाई 3। अब प्लस आ रहा है, प्लस का मतलब क्या हो जाएगा, जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे उसी तरफ होगा क्या, तो यहाँ कहीं पर इमेज बनना चाहिए था। देखो रे डायग्राम से भी कंफर्म हो रहा है कि 40 बाई 3 पे फॉर्म हो रहा है। बात समझ में आ रहा है क्या। तो इस तरह से हमें क्या करना पड़ता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। अब तुम नोटिस करो, जब ऑब्जेक्ट रियल था ना, दो 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 एग्जांपल मैंने रियल ऑब्जेक्ट वाले कराए थे। जब ऑब्जेक्ट रियल था तो इमेज जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता था उसका वैल्यू नेगेटिव आ रहा था क्या, और जब इस तरह का कोई सिनेरियो होता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव आ रहा है क्या, हाँ या ना। सब कुछ कुछ बातें हैं जो आपको धीरे धीरे याद करते जानी है। अच्छा, इसी में एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो मैंने 3 क्वेश्चन बनाए हैं, एक जैसे क्वेश्चन है तो सबको एक साथ ही कर लेंगे। अब इतने सारे वैरायटी कराने का क्या मतलब है, तो कुछ बातें हैं जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैं इतने सारे वैरायटी करा रहा हूँ, ठीक है। मान लो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अगर देखोगे तो ऑब्जेक्ट इस बार एक्चुअल में प्रेजेंट है, रियल ऑब्जेक्ट है। इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये होता, अगर ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है, इसका मतलब u का वैल्यू यहाँ पर क्या है, u का वैल्यू यहाँ पर -20 है। F कौन सा मिरर है, अभी मैंने बताया था कि अगर मिरर कॉन्वेक्स होगा, ये कॉन्वेक्स मिरर है, तो फोकल लेंथ क्या ले लेंगे, फोकल लेंथ ले लेंगे प्लस में 20। अब अगर v का वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो f इंटू यू, एफ इंटू यू यहाँ पर हो जाएगा 20 इंटू -20। u का वैल्यू कितना है, -20, फॉर्मूले का माइनस, और f का वैल्यू कितना, प्लस में 20। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो v का वैल्यू कितना आ जाएगा, v का वैल्यू हो जाएगा माइनस में 400 हुआ इधर, और -20 -20, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये -40 हो गया क्या, इसको सॉल्व करने पे 10 आ रहा है, v का वैल्यू 10 आ रहा है, प्लस में 10 आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ कहीं पर बनेगा क्या, इंसिडेंट रे के साथ में बनेगा, तब तो प्लस में 10 आ रहा है। अब अगर इंसिडेंट रे के साथ में बनना है, अगर आप इसका डायग्राम सोचोगे ना, तो देखो डायग्राम कैसा है, ऐसा रह गया होगा, टकरा के ऐसे वापस जाएगा, ऐसे रह गया होगा, टकरा के ऐसे वापस आएगा, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करके इमेज बन रहा है, तो ये जो इमेज है, कहां से लगे, ये जो इमेज है वो वर्चुअल इमेज है क्या, वर्चुअल इमेज है, तभी तो ये +10 आ रहा है, +10 आ रहा है मतलब इंसिडेंट लेके साथ में आ रहा होगा। बात समझ में आ रहा है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, सबको आपको नोट डाउन करके रखना है। अभी सबसे हम क्या करने वाले हैं, कुछ कुछ एनालाइज करेंगे, कुछ कुछ सीखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर देखोगे तो ऑब्जेक्ट कैसा है सर, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, इस बार एक्चुअल में तो कोई ऑब्जेक्ट है नहीं प्रेजेंट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, तो u का वैल्यू कितना ले लेंगे, u का वैल्यू ले लेंगे प्लस में 60, u का वैल्यू प्लस में 60। कौन सा मिरर है सर जी, ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है तो इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस में 20 रख दो।
u का वैल्यू 60, f का वैल्यू -20। अगर v का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 60 इंटू -20, 60 इंटू -20, u का वैल्यू कितना है, प्लस में 16, फॉर्मूले का माइनस, फिर -20। सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, 60 इंटू -20, ये 60 है और यहाँ पर है -20, और 60 ये प्लस हो जाएगा तो ये 80 आ रहा है, शायद 80। इसको सॉल्व करने पर ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 4। तो v का वैल्यू कितना आ रहा है, v का वैल्यू -15 सेंटीमीटर का आ रहा है। अब v का वैल्यू -15 सेंटीमीटर का आ रहा है, मतलब यहाँ कहीं पे बन रहा होगा क्या, इसका रे डायग्राम अगर ट्रेस करने की कोशिश करोगे तो ये कैसा था, ये मेरे पास कन्वर्जिंग मिरर है, ऐसा कुछ जाके इंटरसेक्ट होता तो यहाँ पे इमेज फॉर्म हो रहा है। अब ये -15 आ रहा है, -15 आ रहा है और एक्चुअल इंटरसेक्शन से बन रहा है, मतलब ये क्या है, रियल इमेज है। बात समझ में आ रहा है, ये कैसा इमेज फॉर्म हो गया, रियल इमेज। लास्ट कंडीशन देख लेते हैं भाई साहब, एक जैसा ही बात है तो थोड़ा बड़ा बड़ा के स्पीड बोल सकता हूँ। लास्ट कंडीशन अगर देखोगे तो ऑब्जेक्ट कैसा है, रियल ऑब्जेक्ट हमने लिया है, तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन में अगर देखेंगे तो यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर का। फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, फोकल लेंथ यहाँ पर है 40 सेंटीमीटर। अब कौन सा मिरर है, ये कॉनकेव है, तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव ले लेंगे। फिर से v का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, तो u इंटू एफ, तो -20 इंटू -40, -20 इंटू -40, और इसको डिवाइड कर देंगे, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, हाँ, u का वैल्यू है -20, फॉर्मूले का माइनस, प्लस हो जाएगा 40 में, तो v का वैल्यू हो जाएगा -20 इंटू -40 डिवाइडेड बाई 40 -20 हो जाएगा 20, 20 अगर गैप कर दिया तो v का वैल्यू प्लस में 40 आ रहा है क्या। अब v का वैल्यू प्लस में 40 आने का मतलब यहाँ कहीं पर होगा। अब अगर इसमें रे डायग्राम सोचोगे तो रे ऐसे गए होंगे, रे ऐसे गए होंगे, ये टकरा के ऐसे, हाँ, ये टकरा के ऐसे जाएगा तो रेज ऐसे जाके कन्वर्ज होते हैं, ये टकरा के ऐसे जाता तो रेज ऐसे जाके कन्वर्ज होते हैं। बात समझ में आ रहा है क्या। अब इंपॉर्टेंट क्या है, देखो जो भी मैंने क्वेश्चंस कराए उन सबको एनालाइज करो। सबसे पहला बात क्या याद रखोगे कि अगर फोकल लेंथ का वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब वो कौन सा मिरर है, वो मिरर है हमारे पास, फोकल लेंथ पॉजिटिव मतलब वो कन्वेक्स है, कॉन्वेक्स मिरर है। फोकल लेंथ नेगेटिव मतलब वो कॉनकेव मिरर है, याद रखेंगे। अब देखो अगर ऑब्जेक्ट रियल है, रियल ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव आ रहा था, अब देखो जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए, और अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो, अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या आ रहा था, पॉजिटिव आ रहा था। देखो क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कराए सब में आपको मिल जाएंगे। फिर अगर इमेज रियल आ रहा है, अगर इमेज रियल आ रहा है मतलब इमेज डिस्टेंस क्या आना है, नेगेटिव आना है। रियल इमेज अगर आ रहा है तो इमेज डिस्टेंस नेगेटिव आ रहा है। आप देखो जैसे इस वाले केस में, इस वाले केस में यहाँ पर, अच्छा दोनों तो वर्चुअल वर्चुअल है, जैसे यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी 40 आ गया, अब इस वाले केस में भी 40 आ रहा है, वर्चुअल इमेज है ना। इसमें भी देखो तो अगर कितना आता है, पॉजिटिव आ रहा होगा कुछ। इसका मतलब क्या है कि अगर इमेज वर्चुअल है मतलब एक्चुअल इंटरसेक्शन से फॉर्म नहीं हो रहा, बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करने से फॉर्म होगा, तो वहां पे वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो याद क्या रख लेंगे भाई साहब कि अगर रियल है मतलब नेगेटिव है, और अगर वर्चुअल है मतलब पॉजिटिव है। अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो, इमेज हो, या वर्चुअल इमेज हो, या रियल इमेज हो। बात समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है। तो इस तरह से अपने को क्या करना है, कंडीशंस याद रखना है। अब मान लो क्वेश्चन आया ना, तो बिना सॉल्व किए, बिना डायग्राम बनाए भी हम बता सकते हैं कि रियल इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा, सिर्फ डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज जो हमने फाइंड आउट किया होगा। इसी का एक्सटेंशन हो जाएगा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स में, इसी का एक्सटेंशन हो जाएगा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। डायग्राम बनाते हैं, क्वेश्चन बताते हैं, फिर क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं वही बता देते हैं।